आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम द पंडित्स का लाइव मॉक 3 का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। और ना ही हम सिर्फ सलूशन करेंगे, उसके साथ हम और चीज़ें भी रिकॉल करेंगे, रिलेट करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सिंपल इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सेक्स 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। और कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। उसका स्क्वायर कर दिया तो 2 हो गया। तो आपका सिंपल 3 आंसर आ जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत हुई है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इससे पहले हम कुछ रिजल्ट ऐसे रिकॉल करते हैं ना जो आप अक्सर भूल जाते हो। जैसे इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये पहले था या ये पहले था। ये कंफ्यूजन होती है। तो कैसे याद किया मैंने कैसे रिलेट किया है? मैंने ऐसे सिंपल रिलेट किया है कि हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे फ्लो में साइन कॉस टेन, तो साइन पहले आता है। तो साइन पहले आता है तो उसकी जो शुरुआत वाली वैल्यू है छोटी रहेगी, लाइक 3 से स्टार्ट होगा। कॉस उसके बाद में आता है तो कॉस का 4 से स्टार्ट होगा। और फिर हम रिलेट कर लेते हैं ना, भाई 4 है तो क्यूब चला जाता है, यहाँ पे भी 4 है तो क्यूब चला जाता है। ठीक है, और जहाँ पे 3 वहाँ पे सिंपल वही चीज़ आता है। तो ये आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब शायद ना भूलो। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप भूल जाते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले बात कि अगर साइन ए प्लस साइन बी है या साइन ए माइनस साइन बी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार साइन आता है, एक बार कॉस आता है। एक बार साइन आता है और एक बार कॉस आता है। और अगर कॉस ए प्लस कॉस बी या कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी में जहाँ पे प्लस होता है दोनों बार कॉस आता है, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे दोनों बार साइन आता है। पहली बात तो ये याद करना है। अब दूसरी बात क्या याद करना है कि साइन वाले में एक बार साइन आएगा, एक बार कॉस आएगा। और साइन के साथ सिंपल जो ये वाला साइन है ना, वो वाला साइन आएगा। जैसे यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है, तो साइन के साथ साइन, ऐसे याद करो, साइन के साथ साइन ए प्लस बी बाई टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना। जैसे आपको साइन ए प्लस साइन बी दिख रहा है, इसको आप साइन ए प्लस बी की तरह देखो। तो साइन ए प्लस बी में पहली बात तो एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, और साइन के साथ क्या आएगा? ए प्लस बी बाई टू आएगा। ए प्लस बी बाई टू क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है, तो ए प्लस बी बाई टू आएगा। और कॉस के साथ उसका अपोजिट ए माइनस बी बाई टू। हर जगह देखो ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू ऐसे आया है। अब साइन ए माइनस साइन बी में आपको एक बात तो पता है कि एक बार साइन आएगा, एक बार कॉस आएगा। सब में साइन में क्या आएगा? साइन देखो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, तो उसको साइन ए माइनस बी की तरह देखो। तो साइन के साथ साइन ए माइनस बी आएगा, और बचा हुआ के साथ ए प्लस बी आएगा। अब कॉस में तो बहुत सिंपल है भाई। जब कॉस में एक बार आपका दोनों बार कॉस ही आना, तो एक बार ए प्लस बी बाई टू आएगा, एक बार ए माइनस बी बाई टू आएगा। इसमें आपका एक बार साइन के साथ ए प्लस बी बाई टू आएगा, एक बार ए माइनस बी बाई टू आएगा। साथ बस आपको इतना याद रखना है कि कॉस ए माइनस कॉस बी में ना यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो कितना आसान था याद करना। साइन में एक बार साइन आएगा, एक बार कॉस आएगा, और साइन के साथ क्या आएगा? जो यहाँ पे आया है वही साइन के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे साइन ए माइनस बी है, तो आपको पता है एक बार साइन आएगा, एक बार कॉस आएगा, साथ में यहाँ पे जो है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर लिए ना, तो आप फिर कभी भूलने वाले नहीं हो। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब इसको हम थोड़ा सा मतलब ओरली भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये क्या है, वैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है? ये आपका a प्लस बी है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है ना, तो हम इसको इसी तरीके से खोलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए बी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये आपका यही तो है, ये वाला पोर्सन। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू 132 पता है, इसकी वैल्यू आपकी क्या है? 12 है। तो 12 से काट दो, आपका 11 आ जाएगा कि नहीं? 11 आपकी इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आपकी 11 आ चुकी है। ठीक है, तब का 11 करेक्ट आंसर आ चुका है। अच्छा, यहाँ से हम कुछ फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हैं क्या, जो हमने पिछले बार भी पढ़ा था? पता नहीं पढ़ा था कि नहीं, मेरे ख्याल से पढ़ा था। हाँ पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद रिकॉल करेंगे। जो भूलते हो आप, मतलब जो भूलने वाला फॉर्मूला है वो ये है कि अगर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो ये किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इनटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने पिछले वाले में कराया था। ठीक है, तो यही था आपका भूलने वाला फॉर्मूला, बाकी तो कुछ भूलने वाला है नहीं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी पे आपका 90 डिग्री है, तो आपका ए बी सी एंगल बी पे 90 डिग्री है। मीडियंस बी ई एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो जो मीडियंस है ना बी ई, अच्छा एक बात छोड़ो, अभी आप ये क्वेश्चन को छोड़ो, पहले आप मुझे बता दो कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपको 30 सेंटीमीटर दिया, तो आप मुझे बी ई की लेंथ बता सकते हो क्या? आप मुझे बी ई की लेंथ बता सकते हो क्या? मैंने आपको बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मीडियन है, ध्यान से। तो ये मीडियन है, तो आपको ये इसके बराबर होगा कि नहीं? भाई मीडियन मतलब इसका मिड पॉइंट ही तो है, तो आपको ए ई और इसी बराबर होगा, मतलब ये 15-15 हो गया। अच्छा अभी एक चीज़ और देखो भाई, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। अगर मैं ऐसे सर्कल बनाऊँ तो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका डायमीटर हो गया कि नहीं?
ये डायमीटर हो गया, इसका मिड पॉइंट भाई ये सेंटर हो गया कि नहीं, और ये भी तो रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आपका तीनों बराबर नहीं हो गया। तो मतलब अगर ये 15 दिया है तो ये भी 15 होगा कि नहीं। तो अगर मैं आपसे नॉर्मली बीई की लेंथ पूछा होता तो आप 15 सेंटीमीटर बता सकते थे कि नहीं, बता सकते थे। ठीक है। साथ में एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में थोड़ा से बाद में आते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे ट्रेंगल दिया हो ना, कोई भी ट्रेंगल दिया हो, कोई भी ट्रेंगल, ठीक है, मतलब आपको पता नहीं कौन सा ट्रेंगल है, और कह दे कि भाई इसका मीडियन यहाँ पे आया है, तो आपको पता है पहली बात तो अगर मीडियन है तो ये इसके बराबर है। अगर गलती से ये कह दिया कि ये जो है ना, जैसे ये इसके बराबर मान लो, कह दे ये इसके भी बराबर है, समझ रहे हो, तो अगर ऐसा कह दे तो समझ जाना कि ये राइट एंगल ट्रेंगल ही है, ये राइट एंगल ट्रेंगल ही है, समझ जाना तुरंत। ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। बीई मीडियन है और सीडी मीडियन है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपका 90 डिग्री पे। ठीक है। अब आपको इसकी लेंथ दे रखा है, तो आपको पता है भाई ये तो 15 15 हो गया, ये तो 15 15 हो गया, छोड़ो आगे देखते हैं। आपको एडी की लेंथ बतानी है, आपको इसकी लेंथ बतानी है। अब हो सकता है आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करना कैसे, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको इसको स्किप कर देना है पहले गो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है कि इसको यार पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, उसको पहले गो में स्किप कर देना रहता है। पहले क्वेश्चन में, पहले गो में वही क्वेश्चन करने होते हैं जो आप ऑलरेडी उस टाइप का कर चुके हो, या आपको लग रहा है कि आराम से मैं कर लूंगा, उसको ही पहले गो में करना होता है। अगर कोई नया टाइप आ गया उसको भी छोड़ना रहता है पहले गो में। ठीक है, क्योंकि जब दोबारा आते हो तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, और पहले गो में आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से भी पढ़ते हो, और सही भी बात है, पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, इस वजह से इसको पहले गो में स्किप करना था, दोबारा क्या करते तुरंत हो जाता, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको रिजल्ट क्या क्या पता है, आपको पता है भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको एक रिजल्ट तो पता है पाइथागोरस से कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर हुआ कि नहीं। ये अब आपको दूसरा रिजल्ट, क्योंकि भाई आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन आपको पता है कि मीडियंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, तो उसका भी एक रिजल्ट है। मैंने अभी इंटेंस मैथ रिवीजन जो मेरा पेड बैच है उसमें मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में करा रखा है। मेरा जो फ्री वाला इंटेंस मैथ रिवीजन था उसमें भी करा रखा है, बार बार ज्योमेट्री वीडियो में हर जगह करा रखा है। तो आपको एक ही रिजल्ट याद आना चाहिए, क्या, कि अगर आपका ये जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला साइड ये है, और इसके अलावा जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर होता है। क्या बोला मैंने, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर। तो इसको एक बार लिखो तो सही, क्योंकि आपको एक ही रिजल्ट पता है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, 5bc स्क्वायर। अब आप ए सी स्क्वायर के बराबर कर दो, मतलब ए सी स्क्वायर को एक तरफ रखो, बाकी को बराबर करके इक्वेट कर दो। जैसे यहाँ पे ए सी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो आप क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5bc स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसको देखो क्या हो रहा है, इससे आपका आ जा रहा है 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 4bc स्क्वायर, या आप कह सकते हो ए बी इक्वल टू √2bc कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। अब आप देखो तो आपको बताना क्या है, आप एक बार बता दो, पहली बात तो ये मीडियन ही तो है, ये मीडियन ही तो है, तो कहीं ना कहीं ये इसके बराबर होगा कि नहीं। तो अब ए बी निकाल लो, उसका आधा कर दो। ए बी कैसे निकालोगे भाई, आप यहाँ से बी सी को एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं, आपको बी सी की वैल्यू पता है ए बी बाई √2 है, तो आप एलिमिनेट कर दो आप, और ए सी की वैल्यू आपको पता ही है भाई, ए सी की वैल्यू आपकी 30 है, मतलब ये 900 हो जाएगा, तब आराम से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने डाल दिया ऊपर यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, इसमें डाल रहा हूँ, देखो इसमें डाल रहा हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह मैंने ए बी बाई √2 डाल दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू आपका आ गया 900। ठीक है, तो यहाँ से 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू 900/2, 600 हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई है, 600 हो गया ना, 600, तो 10√6, लेकिन आपको ए बी बाई 2 की वैल्यू बतानी थी, तो आपका 5√6 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दो रिजल्ट पता था, आपने वही दो रिजल्ट लिखा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ये रिजल्ट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और पूछूँ, लेंथ ऑफ मीडियन भी निकालना सीख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये मीडियन है, ये मीडियन है, मान लो साइड यहाँ पे दे रखी है ए बी, और ये वाली साइड जो है वो सी दे रखी है, ये वाली साइड सी दे रखी है। ठीक है, आपको इसकी लेंथ बताना है, इसकी लेंथ, इस वाले मीडियन की लेंथ बताना है, तो कैसे निकालोगे, हाफ और रूट ऑफ ये जो बगल बगल में होते हैं ना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, माइनस ये यहाँ पे सी स्क्वायर होता है सिर्फ। ठीक है, सी स्क्वायर, तो ये एक से मैं साफ से लिखता हूँ, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, मीडियन का, लेंथ ऑफ मीडियन है ये। ठीक है,
आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ द नंबर, मतलब सेम नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं पहली बात तो 4 टाइम्स, मैंने मान लिया नंबर आपका ए है, तो 4a जो है a/4 से 105 ज़्यादा है, तो आपका 15a/ जो 4 है वो 105 है। तो 15×7=28 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। आपसे यहाँ पे नंबर ही पूछा है, आपको ये ध्यान देना है कि नंबर पूछा है या 2 टाइम्स आपको नंबर पूछा है, ये बात आपको ध्यान देना रहता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3465 अ प्रॉफिट ऑफ 15.5% इज अर्न। तो आपको पता है भाई ये जो है ये आपका 115.5 की वैल्यू है, ये तो समझ में आता है। अगर सेम आर्टिकल इस पे बेचते हैं तो क्या गेन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको बस एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या कि आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना है। भाई परसेंटेज ही बताना है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो दो वैल्यू दी है ना, आपको इसको इससे रिलेट करोगे। देखो पहली बात तो इसको करने का सबसे बेसिक, बहुत ही बेसिक से लगता है ये, आप इसको इससे रिलेट करोगे। ठीक है, और आपको समझना है कि इसको मैं किससे रिलेट करूं, ये तो करना है। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, जब भी परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे जो वैल्यूज दे इसको परसेंटेज को ऊपर रखना है। ठीक है, समझे। जैसे समझाता हूँ, जैसे क्या करना है, पहली बात तो ये आपका किसकी वैल्यू है, 115.5 की वैल्यू है, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट दे रखा है, इतने परसेंटेज की वैल्यू है। यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको 115.5 को ऊपर रखना है और 3465 को नीचे रखना है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है इससे 3480 से। तो आपका ये मतलब 100 से ज़्यादा कुछ परसेंटेज आएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट गेन परसेंटेज बताना है ना। तो हो सकता है 120 आ जाए तो उसका आंसर फिर 20% हो जाएगा, या 97 आ जाए तो 97 मतलब 3% का लॉस हो गया ऐसा। तो इसको करो, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक ये जीरो से हट गया, ये आपका जा रहा है 3 बार, और ये आपका जा रहा है 1116 बार, तो 116 आ गया, तो कहीं ना कहीं 16% का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको एक बात और समझा रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आपको 3465 दिया, यहाँ पे 15.5 दिया। हो सकता है यहाँ पे आपको ये पूछ ले कि मान लो ऐसे पूछ ले ना कि 18% का गेन हो, इस पे हम कितने रुपए में बेचें, कितने रुपए में बेचें, ऐसे पूछ सकता था कि 18% का गेन करने के लिए हम कितने रुपए में बेचें। तो आपको रुपए निकालना है, रुपए कितने रुपए में, तो आप क्या करोगे, ये जो आपको दो वैल्यू दे रखी है ना, ये और ये, इसमें आप रुपए को ऊपर रखोगे, लाइक ऐसे 3465 अपॉन 115.5, और अब आपको कितने में बेचना है, 18% प्रॉफिट पे, मतलब 118। तो यहाँ पे आपको रुपए निकल के आता, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखने की किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, समझ रहे हो। तो ये चीज कह रहा था बस मैं आपको। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तो बहुत आसान है, क्या करना है भाई, देखो अब ऐसे कर लो, 1012 डिवाइड बाई 44 इंटू 18 - 8 जो कि 10 होता है, और -12। ठीक है, तो काट दो, जा रहा है आपका 9 2, और यहाँ पे किससे जा रहा है आपका 11 से काटा है मैंने, 4 23 चला गया, 230 - 12, 220 - 2, 218 करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आसान था ये तो। आ जाओ नेक्स्ट पे। पुलिस में वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। कैसे, सबसे पहले तो आपको रिलेटिव डिस्टेंस लिख लेना है, जो कि 600 है। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। इसके बाद आपको रिलेटिव स्पीड लिखना, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो टाइम होता है, आपको टाइम ही तो निकालना है यहाँ पे, और मिनट्स में निकालना है। तो पहले ही आपको ये मीटर में दिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, रिलेटिव स्पीड आपकी 13 और 17 कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है, क्योंकि डिफरेंस है, क्योंकि भाई सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। आपको पता है, जैसे यहाँ पे नहीं भी दिया रहेगा तो भी आपको पता है भाई, ये चोर ऐसे भागेगा, पुलिस ऐसे भागेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि चोर आपका ऐसे भाग रहा है, पुलिस ऐसे भाग रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि आपका चोर ऐसे भाग रहा है, पुलिस ऐसे, ऐसे थोड़ी होगा भाई। पुलिस चेज करता है ना, तो आपका सेम डायरेक्शन ही होगा। ठीक है, हाँ, तो सेम डायरेक्शन में आपका 4 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर दो, तो इतने सेकंड बाद निकल के आएगा। लेकिन आपको मिनट निकालो तो आप इसको 60 से और डिवाइड कर दो, तो आपका ये 10 बार गया, आपका 5 चौक 20, ये आपका 2 बार चला जाएगा, और आपका ये 9 बार चला जाएगा, तो 9 मिनट बाद जाके वो पकड़ लेगा। अच्छा एक चीज और, ये तो चलो समझ में आ गया। आपसे पता है क्या पूछता है कि बिफोर कैचिंग थीफ, ऐसे पूछेगा, बिफोर कैचिंग थीफ हाउ मच किलोमीटर, पुलिस वाला दौड़ा है, ऐसे पूछेगा, पुलिस मैन रैन, कुछ भी कह लो यार, हाउ मच किलोमीटर, कितने किलोमीटर भागा है, ऐसे पूछेगा। चोर को पकड़ने से पहले पुलिस वाला कितने किलोमीटर भागा है। तो आपको एक बात तो पता है कि भाई पुलिस वाला इतने समय के लिए 9 मिनट के लिए भागा है, ये बात तो पता है आपको।
और कितने स्पीड से भागा है पुलिस वाला 17 की स्पीड से भागा है। तो भाई ऐसे कर दो सिंपल, 17 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 9 मिनट के लिए भागा है, तो 9/60 कर दो, तो इतने किलोमीटर के लिए भागा है। तो आपसे दोनों चीज पूछता है कि कितने किलोमीटर के लिए भागा है और कितने समय के लिए भागा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पहली बार आओ ना तो आपको पता है कि ये टाइम टेकिंग होगा, रूट वगैरह देख के आपको समझ में आ रहा है, इसको पहले गो में स्किप करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले गो में नहीं करना चाहिए। मान लो अगर गलत हो गया तो आपका 1-1.5 मिनट वैसे भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सेकेंड गो में यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा मान के चलो। अब करते हैं इसको। तो देखो पहली बात तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे अंदर रूट में है, यहाँ पे अलग रूट में, और दोनों वैल्यू भी सेम है और कुछ कट भी नहीं रहा, मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग और कुछ कट भी नहीं रहा। भाई ये कैसे कटेगा, यहाँ पे प्लस अलग से। तो कहीं ना कहीं हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, तभी ये रूट से बाहर निकल पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्या? मैं 4 को बाहर निकाल सकता हूँ, 4 को। इसमें से मैं 4 को बाहर निकाल रहा हूँ, तो आपका क्या बच रहा है? आपका 4 बाहर निकालोगे, बाहर निकल के आपका 2 हो जाएगा, 2। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 20 प्लस यहाँ पे 2 बचा है 2x। तो 2x की जगह वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 14 प्लस 2√33, ये आ चुका। और प्लस यहाँ पे आ चुका है 4। ये तो यहाँ पे मैंने 2x लिखा है, 2x की वैल्यू लिखा है, जो कि था यहाँ पे भाई 2x की वैल्यू मैंने लिखा है। यहाँ पे 4 निकाल लिया, यहाँ पे 4 निकाले तो 2x ही तो बचा, यहाँ पे 2x की वैल्यू मैंने लिख दी भाई 2x। ये देखो डिवाइड में, देखो क्या लिखा है, डिवाइड में लिखा है यहाँ पे, एक में थोड़ा साफ लिख दूंगा जिससे एनोटेशन में भी सही है। एक सेकंड जो, हाँ, डिवाइड बाय क्या करना है, √6x लिखना है। तो √6x में आप क्या करो, √6x लिखना, तो यहाँ पे 6 7 प्लस √33। ठीक है, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो पहली बात तो आपको ये वाला टर्म देखना रहता है, 2ab बनाना रहता है। तो आपको 2 तो दिख रहा है, और यहाँ पे a मान लो आपका √33 है और b आपका 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 34 बन रहा है। तो a² b² जो है ना, √33 √1 या √1 कह लो या 1 कह लो, a² प्लस b² जो आपका है वो ये बना रहा है 34, a² प्लस b² 34, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे 2ab दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका √11, नहीं 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 नहीं, √33 प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो √33 प्लस 1 आपका सिंपल आ जाएगा। ऊपर अगर बात करो तो √33, एक सेकंड जाओ, एक सेकंड ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, √33 प्लस 1 मतलब 2√33 प्लस 1 प्लस 4 आ रहा है। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे मुझे बनाना पड़ेगा। तो नीचे बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे 2ab बनाना है ना, तो इसका 2 अंदर कर देता हूँ, तो यहाँ पे √3 एक बच गया। ठीक है, और क्या बचा है यहाँ पे 14 प्लस 2√33 को मैं √11 इंटू √3 लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 11 और 3 मिलकर आपका 14 बना रहा है, मतलब a² प्लस b² मिलकर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये क्या आ जाएगा, √11 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये आपका रूट के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपका √11 प्लस √3 आ जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपका ये 2√33 प्लस आपका ये 6 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, √3 और √11 प्लस √3 आ रहा है, क्योंकि उसका स्क्वायर निकल कितना बन गया। तो अगर यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूँ, कुछ तो जा रहा होगा, √33 प्लस 3 जा रहा है, √33 प्लस 3। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भी √33 प्लस 3 आ रहा है, और नीचे आपका √33 प्लस 3 आ रहा है। तो आपका ये चला गया, आपका सिंपल 2 बच गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन, आपको टाइम लगेगा, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन पहले गो में नहीं करते हैं अटेम्प्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी आपको एक्स की वैल्यू √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b दी है, और √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b कुछ भी दे सकता है, तो आपका हमेशा जो x प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा वो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखो, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक्स की वैल्यू क्या दिया है, √4 की तरह देखो ना, √4 √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b दिया है, ऐसे दिया है। आपसे कभी पूछ ले कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बता दो, तो आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, टू रूट के अंदर वाली वैल्यू देखनी है। इस वजह से मैंने इसको रूट में कन्वर्ट किया था, क्योंकि मुझे रूट के अंदर वाली वैल्यूज देखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी भाई रूट के अंदर वाली वैल्यूज थी ना, अंदर वाली। ठीक है, तो
सिंपल 4+3/4 - 3 आपका 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, मतलब 9 SP जो है वो आपका 12 CP के इक्वल है, या 3 SP इक्वल्स टू 4 CP कह सकते हो। तो आपको हमेशा ऐसे समझना है ना कि जो सामने वाला लिखा रहा था SP के सामने 4 है तो SP मतलब 4 है, CP के सामने 3 है तो CP 3 है, ऐसे देखना चाहिए हमेशा। SP के उस पार क्या है, मतलब SP इक्वल्स टू 4 दिख रहा है ऐसे ना। ठीक है, तो SP की वैल्यू 4 है, CP की वैल्यू 3 है, मतलब 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं 33% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे प्रॉफिट ही पूछा है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, कभी कभी पता है क्या पूछता है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बता दो, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बता दो, ऐसे पूछेगा। मतलब सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपको सिंपल सा मतलब है, अगर मैं ये क्वेश्चन में पूछ लूं कि SP मुझे 4 दिया है और CP मुझे 3 दिया है, सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे पूछता है। तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 का प्रॉफिट हुआ है, अब ये 1 प्रॉफिट ना आप इसके SP के रिस्पेक्ट में देखते हो तो 1/4 इक्वल्स टू 25% प्रॉफिट होगा। अगर आपसे ऐसे दे कि आप प्रॉफिट बता दो, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बता दो, ठीक है, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में या सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बता दो, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट हुआ है 1 का, इसको आप SP के कंपैरिजन में बताओगे कि कितना प्रॉफिट है। तो ऐसे आपको कभी कभी लैंग्वेज भी चेंज कर देता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। DI के क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे अच्छे आए थे। तो आपको DI में क्या करना है, अगर देखो पहली बात तो पहले को में आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको पढ़ने से ऐसा लग रहा है ना, जैसे इसको पढ़ने से पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते ही पता चल जाएगा बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको आप तुरंत कर दो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पढ़ने से पता चल जाता है कि वो लेंदी जा रहा है, तो आप उसको स्किप करो। पहले को में आपको कभी भी नहीं करना है, पहले से पहला क्वेश्चन है चाहे दूसरा है, स्किप करना है, स्किप करना सीखो। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है कि भाई टोटल मुझे दे रखा है स्पेंडिंग, कि टोटल स्पेंडिंग मुझे इतनी दे रखी है। मैंने फ्लो चार्ट देखा, मतलब ये पाई चार्ट देखा, और कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बी। भाई डिस्ट्रिक्ट बी निकालना है, मतलब सिंपल 15%, इसका 15% निकालना है बस, इसका 15%। अब तो ये मुझे देखते पता चलेगा ना कि बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उसको मैं तुरंत निकाल दूंगा भाई। 15/100 इंटू 315,000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15×5 = 75, हाथ लगा 7, 15×5 अच्छा ठीक है, अरे यार फिर से मैं 2 5 देख रहा था ना तो भूल गया। चलो ठीक है, 15×5 = 75, हाथ लगा 7, 15×9 = 22, 15×3 = 45, 247। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ पर्सन मार्क्ड एन आर्टिकल 44% एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब इसका ये CP है और 144 इसका क्या है, MP है। ये CP है, ये MP है, और इस पर 40% डिस्काउंट दे दिया, तो इस पे 40%, ये 6/10 कर दिया, ये आपका SP है। तो लॉस पूछा है, तो एक बार निकालो कितना आ रहा है आपका। 6×4 = 24, 6×4 = 24, हाथ लगा 2, 6×4 = 24, 2×26, हाथ लगा 2, 86.4 आ रहा है। ठीक है, अब 86.4 आ रहा है, तो आपको दिख रहा है ना भाई, 100 की चीज अगर 86.4 में बेच रहे हैं तो 13.6 का है, तो लॉस है। तो 13.6 का क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे 13.6 2 बार आया है, मैं इसको मारने जा रहा था लेकिन मुझे दिख गया ना यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट, सेम वैल्यू दिख जाए तो अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपने 13.6 आया ना, तो आपको ये ध्यान नहीं देना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि लॉस है गेन, ऐसे ध्यान नहीं देना है शुरू में ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप 13.6 दिखा, लेकिन आप सारे ऑप्शन देखा करो एक नज़र में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप 13.6 देखा, यहाँ पे भी 13.6 दिखा, तो आपका फिर अलर्ट हो जाना है, फिर आपको देखना है हाँ यार लॉस हो रहा है, तो आप लॉस पे मारोगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आप रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है, रेशियो आपका आ गया कि 117 रेशियो 111 आ गया। अब आप ऑप्शन देखे, ठीक है, ऑप्शन देखे तो आपका ऐसा रेशियो था, ठीक है, 205 रेशियो 304 था, 403 रेशियो 102 था, और 27 रेशियो 29 था। तो शुरू में देखा आपने 117 11 है, तो आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप इसको टिक मार दो। लेकिन अगर मानो पांचवा ऑप्शन होता है 111 रेशियो 117, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, और आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि भाई किसका और किसका रेशियो पूछा है। तो आपको ये अलर्ट होने की जरूरत है, वो ऑप्शन देख के पता चलता है कि आपको अलर्ट होना है कि नहीं होना है। जैसे मान लो ऑप्शन दे दे कि 37.8, 3.78, 378, तो शुरू में आपको अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तब समझ में आएगा कि यार पॉइंट का थोड़ा सा अलर्ट होकर फिर से देखता हूँ कि कहीं पॉइंट का इधर उधर तो नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहीं पे गलतियां करते हो, मोस्टली सिली मिस्टेक यहीं पे करते हो, ये नहीं होनी चाहिए। टू स्मॉलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 16 and 20,
तो आपको बताना है सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से आप लोग कर ही लोगे। क्या बोला है, 16 और 30 दे रख, एक सेकंड जो थोड़ा सा मैं सही से कर दूँ। ठीक है, ये 16 है, ये 30 है। आपको अगर ट्रिपलेट नहीं आता, तो अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता तो इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दो, काट के लिख दो। जैसे ये 8 रेशियो में बन रहा है, ये 15, और 15 8 का होता है 17, तो ये आपका 34 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये डबल ही तो है, डबल ही तो आपको 34 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो। अब सर्कम रेडियस, भाई राइट एंगल का सर्कम रेडियस का हाफ ही तो होगा, अभी तो बताया मैंने ऊपर, इसका हाफ मतलब 17 करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं क्या, पहली बात तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 17 आ जाएगा, क्योंकि सर्कम रेडियस जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाई हाफ होता है। अगर मैं इन रेडियस की बात करूँ, पहली बात तो ये कैपिटल आर बोलते हैं इसको। अगर मैं स्मॉल आर की बात करूँ, अगर इन रेडियस पूछ लूँ, तो p प्लस बी माइनस एच बाई टू, इस केस में क्या हो जाता है, अगर इन रेडियस की बात करूँ तो 6 हो जाता। ठीक है, क्योंकि 16 प्लस 30 माइनस 34, तो आपका 30 तो यही चला गया, 4 और 12, 12/2 6 आपका करेक्ट आंसर आ जाता। अच्छा, अगर मैं बोलूँ फॉर ऑल ट्रायंगल्स, और अगर मैं बोलूँ फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या होगा फॉर्मूला, स्मॉल आर का होगा क्या और कैपिटल आर का होगा। मैंने बोला था भाई कैपिटल आर में आपका 4 आता है, तो ए बी सी बाई 4 एरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एरिया अपॉन एस होता है। मैंने क्या बोला था, दो फॉर्मूला था, और जो कैपिटल आर मतलब बड़ी वैल्यू, पता है भाई सर्कम रेडियस तो बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे 4a आता है, 4 आता है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ, तो आपको मैंने बताया था कि दो वैल्यूज होती है, एक होता है a/√3 और एक होता है a/2√3। तो आपको पता है सर्कम रेडियस बड़ा होता है, तो आपको बड़ी वैल्यू ये, तो आपका ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा यहाँ पे मैंने, ठीक है ऊपर मैंने लिखा दिया, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज एरिया ऑफ बेस इज 616 एंड वॉल्यूम हमें पता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है भाई, आपको पता है ना कि बेस एरिया इंटू हाइट जो होता है वही होता है वॉल्यूम। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि जो सिलेंडर होता है वो प्रिज्म होता है। अगर चलो मैं यहाँ पे प्रिज्म का आपको रिकॉल कराता हूँ, प्रिज्म का पिरामिड दोनों का रिकॉल कराता हूँ। अगर आपको, अगर मैं बात करूँ प्रिज्म की, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अगर मैं बात करूं सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अगर मैं बात करूं टी एस ए की, टी एस ए की बात करूं, तो टी एस ए तो सिंपल क्या है भाई, सी एस ए तो रहेगा ही, साथ में 2 इंटू बेस एरिया रहेगा। अगर मैं बात करूं पिरामिड की, अगर मैं बात करूं पिरामिड की, तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड इज लाइक अ कोन, कोन का क्या होता है वॉल्यूम बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया है, तो कहीं ना कहीं 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। भाई यही तो होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर बेस हो गया इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सी एस ए की, तो सी एस ए का कॉमन फॉर्मूला होता है, वैसे तो आपको पता है, अगर सी एस ए निकालने को आ जाए ना, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि फिगर कैसा है। फिगर आपने इमेजिन कर लिया तो सिंपल, आपको जो 3 फेस है या 4 फेस है, पहले बात तो जितना, जितनी साइड का बेस रहता है ना, उतने उसके साइड वाले फेस बनते हैं। मैं बेस फेस की बात नहीं कर रहा, मैं साइड फेस की, जिसको कर्व्ड सरफेस निकाल के साइड का नहीं था, निकालते हैं साइड वाले का। तो जितना फेस है, आप एक फेस का एरिया बहुत आराम से निकाल सकते हो, वो ट्रायंगल ही तो है। तो एक का निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 से, जितने फेस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका कर्व सरफेस एरिया निकल चुका है। आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसका फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या, उसी से फार्मूला बना है, क्या है आपका, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। यहाँ पे एल, एल मतलब स्लैंट हाइट है। अगर मैं टी एस ए की बात करूँ, तो भाई सी एस ए में आप बेस एरिया ऐड कर दो। अच्छा, यहाँ पे दो बेस एरिया क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में बेस एरिया होता है। यहाँ पे एक को तो, एक तो पॉइंट होता है ना भाई, कौन में आप एक ऊपर का देखो पॉइंट है, उसका एरिया थोड़ी है, तो आपका ये बेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, सी एस ए प्लस बेस एरिया। बाकी अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, तो मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख लो, प्रिज्म पिरामिड बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे फील करके कराया है, तो आपको मतलब ऐसे रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हम्म। अब क्या था यहाँ पे देखो इसको, तो यहाँ पे बेस एरिया दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम दिया, तो बेस एरिया इंटू हाइट, इंटू हाइट कर दूंगा तो ये मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, वैसे ही देखो आपको दिख रहा है ना, रफली 6 बार जा रहा है, सॉरी 8 बार जा रहा है भाई, 8 से 48 होता है, तो उसी के आसपास है, तो 8 ही बार जाएगा, तो आपका हाइट जो निकल के आएगा यहाँ से, वो 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो सी एस ए प्लस 2 बेस एरिया होगा। आपको बेस एरिया ऑलरेडी पता है, तो इसका 2 टाइम्स कर दो तो 1236 हो जाएगा कि नहीं, तो आपका 1236 हो जाएगा। सी एस ए निकाल लो, सी एस ए क्या होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, यही तो होगा भाई, 2 पाई आर एच ही तो होगा सी एस ए।
तो लेकिन आपको यहाँ पे आर नहीं पता है, तो आपको बेस एरिया पता है। बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया का पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, पाई आर स्क्वायर ही तो होगा। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर जो होगा आपका, वो आपको 616 दे रखा है। तो यहाँ से आप 11 से काट दो, यहाँ से आपका 28 बार चला गया। तो 7 × 28 या 7 × 7 × 4, तो आपका आर 7 × 2 आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू 7 × 2 आ जाएगा, जो कि 14 आ चुकी है। तो सी ऐसे निकाल लो, 2πRH 2 दुनी, तो आपका 88 आ गया। 88 × 8 8 8 64 704 आ गया है, 704। तो 1236 में आप 704 जोड़ दो, 1940। कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। मैंने क्या गड़बड़ किया यार? कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। अच्छा, 16×2 = 32 होता है, सॉरी, 16×2 होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने ये गलती की है, 16×32 होता है। तो आपका 1936 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? एक सेकंड, क्या हो रहा है भाई? हाँ ठीक है। हाँ, इन अ ट्रेंगल ए बी सी मीडियंस बी डी बी ई, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पे। जैसे ये है आपका ट्रेंगल, यहाँ पे तीनों मीडियंस हैं। आपका ए बी सी है, ए डी है, ये आपका ए डी हो गया, ये आपका बी ई हो गया, और ये आपका सी एफ हो गया, सी एफ हो गया। ठीक है, पहले बात तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम ऐसे मीडियंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये आपका 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, 6 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो मान लो सबका एरिया 1 1 है, आप कुछ भी मान सकते हो, सबका एरिया 1 1 है, 6 इक्वल पार्ट है, तो आप मान लो कुछ भी एरिया है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एफ जी डी। बी एफ, अच्छा ये जी है, और आपको पता है ना सेंट्रॉइड को जी से डिनोट भी करते हैं। तो बी एफ जी डी इसका बताना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 पार्ट आ रहे हैं भाई, एक ये वाला पार्ट आ रहा है, एक ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बी ई बी ए की, तो ई बी ए आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो भाई 3 एरिया होगा, इसमें 3 पार्ट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेशियो आ रहा है वो 2:3 आ रहा है। अब आपको देखो अलर्ट होनी चाहिए होता है, यहाँ पे 2:3 है, 3:2 है, तो थोड़ा सा अलर्ट होना है कि किसका किसका रेशियो पूछा था, तो 2:3 होगा। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और रिजल्ट याद आ रहा है कि मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रेंगल है यहाँ पे और इसके मिड पॉइंट है, मानो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ ना ऐसे, तो ये आपका फिर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये आपके बराबर बराबर रहेंगे। जैसे अगर आपको बोल दे पूरे का एरिया 36 है, तो और आपसे पूछ ले इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इन चारों का जो एरिया होगा वो आपका बराबर रहेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, देखो डीआई के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको शुरू में देखने में इजी लग रहा है, जैसे एक बार पढ़ो आप, जैसे मैंने पढ़ा, तो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ, पहले तो मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपका यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक बार देख लो, कोई डेटा ना दिया हो, अगर डेटा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इन ईयर 2014 एंड 2016। तो 2014-2016 में इंस्टीट्यूट ए मतलब 550 और 470 को जोड़ना है, तो आपका कहीं ना कहीं 1020 आ रहा है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, हाँ कितना ज्यादा है कम है किससे, हु इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन 2015-2018। 2015 और 2018 में इंस्टीट्यूट बी में 650 और 451, तो कहीं ना कहीं 1101 आ रहा है, 1101 आ रहा है। अब आपसे पूछ कह रहा है कि ये देखो ध्यान से पढ़ो, कितना कम या ज्यादा है इससे, इससे कितना कम या ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है इससे कम है। कितना कम है, वो है 81, 81 कम है। और 81 अपॉन ये करो, क्योंकि इससे पूछा कितना कम या ज्यादा है, तो 81 अपॉन ये इंटू 100 करो, तो आपका सिंपल डिवीजन जो आएगा वो ऐसे आएगा। अभी कितने बार जा रहा है आपको दिख रहा है ना, ये आपका 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 88 आ जाएगा, मतलब 7 टाइम्स जाएगा, तो आपका 7.35 करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए, 7 पॉइंट समथिंग है, वो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये आपको देखते ही पता चल गया था कि ये ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं जा रहा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ABC, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 7 9 16। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, इतने इन्वेस्ट किया इतने समय के लिए, और जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे,
यहाँ पे आना चाहिए था टाइम, और यहाँ पे आना चाहिए था प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पे आपको इसका रेशियो दिया है, क्या दिया है, 28, 27 और 40। तो आप सिंपल कोई ऐसी वैल्यू सोचो ना, जैसे यहाँ पे 7 चौक 28, भाई इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम टू प्रॉफिट होता है, 9 तारीख 27, और 16 25 80 होता है, आपको पता है ना, 16 25 80 होता है, तो 16 ढाई जो होगा वो आपका 40 हो जाएगा। बस आपको इसका टाइम का रेशियो पूछा है, तो डबल कर दो, आपका क्या आ जाएगा, 8:6:5 आ जाएगा। आसान था कि नहीं? ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसे दे देगा, सेम क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन डाल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:9:16 है, और अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 1, सब में तीनों में प्रॉफिट बराबर है, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका प्रॉफिट है, और आपसे पूछ ले कि अगर तीनों का प्रॉफिट बराबर है तो टाइम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि भाई आप क्या करो, आप इन तीनों का एलसीएम ले लो और फिर डिवाइड करके, जैसे मान लो यहाँ पे आपका आ गया, मान लो 117 कुछ भी आ गया, मान लेता हूँ कुछ भी 117 आ गया मान लेता हूँ, तो फिर इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखो, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखो, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखो, तो इस रेशियो में मिलेगा। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई, आपको सिंपल क्या, अभी ऊपर आपने क्या किया, आपने ऊपर यही तो किया, एक से मैं कलर चेंज कर लूं, ऊपर आपने क्या किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, यही तो किया, तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1/9 से कर दो, इसको 1/16 से कर दो। ठीक है, अब इनका रेशियो को आप सिंप्लीफाई कर लो कि कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से पूरा पूरा ही आपको लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे 9:7, अगर मैं रेशियो बता दूं आपका यही आएगा, 9:16 रेशियो, क्योंकि आपने ना इसको, आपको इसको 7 × 9 × 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों को। ठीक है, तो इस रेशियो में आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस रेशियो में आपका टाइम आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होगे कैसे करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 85% ऑफ बी इज इक्वल टू 55% ऑफ क्यू। तो 85 ऑफ पी इक्वल्स टू 55 ऑफ क्यू, तो ये जाएगा आपका 11 बार, ये जाएगा 17 बार। तो आपको यहाँ से दिख रहा है पी की वैल्यू जो है वो 11 है और क्यू की वैल्यू आपकी 17 है। ठीक है, यही तो है। चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, पी की वैल्यू 11 है, क्यू की वैल्यू 17 है। अब क्या कह रहा है कि Q इज k% मोर देन P। अच्छा एक बार देखो Q कितना ज्यादा है, Q आपका 6 ज्यादा है 11 से, तो कहीं ना कहीं आपका 6/11 × 100 मतलब 600/11% आएगा कि नहीं। ये K की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है ना Q k% ज्यादा है P से, तो Q कितना ज्यादा P से, Q 6/11 ज्यादा है, मतलब 600/11% ज्यादा है, तो मतलब K की वैल्यू आपकी 600/11% आ चुकी है। आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k% ऑफ इतना, तो भाई k% ऑफ इतना, तो k% मतलब 600/11% के लिए आप एक जीरो और लगा दोगे, 2 जीरो, और इंटू 187, यही तो करोगे मेरे भाई। तो ये आपका इससे चला गया, ये आपका चला गया 17 से, और 17 छक्का होता है 102, आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अब अच्छा है, आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इसमें थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज, ईजी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सुमन इन्वेस्टेड ₹80,000 इन अ स्कीम दैट गिव्स हर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। हाउ मच मोर मनी सी वुड हैव अर्न इन अ ईयर इफ द रेट हैड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो इसको नॉर्मल 12% मिल रहा है, अगर इसको ये 6% 2 बार हाफ ईयरली मतलब 6% 6%, तो आपका जो डिफरेंस आएगा भाई, अभी तो 12% मिला था, अब आपका 12% तो मिलेगा, लेकिन 6 पे 6% और मिलेगा। तो सिंपल आपको वो 6% का 6% ही तो निकालना है मेरे भाई। फिर से समझो, अभी इसको 12% मिल रहा है, अगर हाफ ईयरली हो जाएगा तो इसको 6% मिलेगा, 6% मिलेगा, और इस 6% पे 6% मिलेगा, तो जो डिफरेंस आ रहा है भाई, ये 6 और ये 6, तो आपका 12 आ गया, जो किसके बराबर है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस 6 के 6% की वजह से आ रहा है। मतलब सिंपल मुझे अगर इसका आंसर निकालना था तो मैं सिंपल डायरेक्ट करता कि भाई इसका 8, इसका 6% का 6%, मतलब 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/100। अब मुझे ये 100 जो 200 मतलब 4 जीरो दिख रहा है, उससे मुझे ये जाता हुआ दिख रहा है, तो मुझे 8 × 6 × 6 निकालना है, 6×6 = 36, 36 इंटू कितना करूंगा, 36 × 8, 36 × 4 होता है 144, उसका डबल कर दूंगा तो 288, 288 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। मुझे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। वैसे मैं चलो मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको जब मैं एनोटेड पीडीएफ दूँ तो आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। सिंपल यहाँ पे मुझे 80,000 का मुझे 6% ऑफ 6% निकालना था, मतलब 80, 1 2 3 3 × 6/100 × 6/100 करना था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ से मैं आपको कुछ बातें रिकॉल करूंगा, आपको ये बात याद होनी चाहिए
अगर मान लो प्रिंसिपल P है, रेट R है और 10% मतलब R के लो मैंने 10% मान लिए और कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको बताना है CI डिफरेंस फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो पहले बात तो ये समझो ना कि CI को जो डिफरेंस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का होता है वो P के R% का R% होता है। पहली बात मैंने क्या बोला, जो CI का डिफरेंस होता है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का वो P के R% का R% होता है। ये बात आप रट लो, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो CI का डिफरेंस होता है वो P के R% का R% होता है। साथ में अगर मैं SI CI डिफरेंस पूछ लूँ 2 ईयर्स का तो वो भी सेम होता है, P के R% का R%। अब यहाँ पे R% 10% है, मतलब 10% मतलब 1/10 है, तो P के 10% का 10%। और यही क्या होता है, यही आपका CI डिफरेंस होता है फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड है, 1 और 2 ईयर नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड है। तो मैंने क्या बोला, P के 10% का 10%। तो ये तो CI डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का आ गया। अगर आपको सेकंड थर्ड का निकालना है तो भी आपको पहले फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का लिखना है, तो P के 10% का 10% आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड का ये आपने जो लिखा है ना, ये चीज ये आपने फर्स्ट एंड सेकंड का लिखा है। अगर आपको सेकंड से थर्ड पे आना है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भाई 10% का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 10% बढ़ गया तो 11/10 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर आपको सेकंड और थर्ड ईयर का CI का डिफरेंस लिखना है ना तो पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का लिख लो, फिर आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से सेकंड थर्ड पे जा रहे हो, मतलब एक स्टेप आगे जा रहे हो, तो आपको सिंपल 11/10 कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, थर्ड और फोर्थ ईयर का लिखना है, तो आप क्या करोगे, पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का ही लिखोगे। तो आपने ये फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का लिख दिया। अब आपको पहले सेकंड और थर्ड पे जाना है, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप ये एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो ये सेकंड और थर्ड ईयर का लिखा है। फिर आपको थर्ड और फोर्थ का लिखना है, तो आपको फिर एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको फिर एक बार 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो आपका अब नेक्स्ट वाला है, ये कह रहा है कि CI डिफरेंस फॉर 1 एंड 2 ईयर। तो 1 और 2 ईयर मतलब एक साल में जितना CI मिला, मान लो फर्स्ट ईयर में इतना CI मिला है, सेकंड ईयर में इतना CI मिला है, ये फर्स्ट और सेकंड है, 1 और 2 नहीं है। अगर मैं बोलूँ 1 1 का मतलब ये कि 1 ईयर में आपको इतना CI कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है और 2 ईयर में आपको इतना CI मिल रहा है, ये होता है 1 और 2 ईयर का मतलब। अच्छा एक चीज और बता दो मुझे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 और 2 ईयर में जो डिफरेंस है वो ये वाला डिफरेंस आ रहा है, और ये क्या है, ये आपका सेकेंड ईयर का CI है, सेकेंड ईयर का CI है। तो अगर आपको 1 और 2 ईयर का मतलब डिफरेंस पूछे तो मतलब ये होता है सिंपल कि आपको सेकेंड ईयर का CI बताना है। अच्छा सेकेंड ईयर का CI निकालना कितना आसान है पता, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, आपको एक साल के बाद अमाउंट निकाल लेना है, फर्स्ट ईयर के बाद आपको अमाउंट निकाल लेना है, और सिंपल इस अमाउंट पे ही तो आपका 10% पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको सेकेंड ईयर का CI निकालना है तो आप फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट पे चले जाओ और उसका 10% निकालो, आपका सेकेंड ईयर का CI निकल जाएगा। अच्छा अगर आपको जैसे फोर्थ ईयर का CI निकालना है तो आप पहले निकालो 3 साल के पहले अमाउंट कितना हो गया, 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, इसका 10% निकालो, तो यही आपका फोर्थ ईयर का CI आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे जैसे 3 और 4 ईयर में CI का डिफरेंस क्या होगा, फोर्थ ईयर का CI होगा, फोर्थ ईयर का CI। समझ रहे हो मेरी बात को? आ जाओ मैं इसको कराता हूँ कैसे लिखेंगे। तो CI डिफरेंस फॉर 1 एंड 2 ईयर का मतलब सिंपल है कि मुझे सेकेंड ईयर का CI निकालना है। इसका मतलब सिंपल क्या होता है, सेकेंड ईयर का CI निकालना है। सेकेंड ईयर का CI निकालने के लिए पहले आपको एक साल के बाद अमाउंट पे जाना पड़ेगा। तो भाई शुरू में अगर पैसा P था तो एक साल के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा, एक साल के बाद अमाउंट इतना हो गया तो इसका 10% निकाल दो, तो आपका ये सेकेंड ईयर का CI निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 और 3 ईयर मतलब थर्ड ईयर का आपको CI निकालना है, थर्ड ईयर का CI निकालना है। तो थर्ड ईयर का CI निकालने के लिए पहले आप 2 साल के बाद पहुंच जाओ कि कितना अमाउंट हो जाएगा, तो आपका 2 साल के बाद इतना अमाउंट हो चुका है, इसका 10% निकाल दो, आपका थर्ड ईयर का CI हो गया, जो कि 2 और 3 ईयर का डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये आपका सिंपल फोर्थ ईयर का CI है मेरे भाई। तो आपका P का पहले आप 3 साल के बाद अमाउंट पे पहुंच जाओ, तो 3 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा इतना, और इस पर आप 10% निकाल दो, आपका ये फोर्थ ईयर का CI हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको डाउट बहुत ही पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 7.3/4 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न इतना। अगर इसने इतना घंटा लिया है पूरी जर्नी को तो आपको डिस्टेंस बताना है कितना कवर किया। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने लास्ट जो मॉक कराया था उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि देखो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 इक्वल डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है S1 स्पीड से, यहाँ आ रहा है S2 स्पीड से, तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अच्छा एवरेज स्पीड निकाले तो ये बेसिकली क्या है ना कि आप ऐसा मान सकते हो कि ये इसी स्पीड से गया और आया है, ऐसा मान सकते हो आप। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, मैंने पूरी स्पीड एकदम कॉन्स्ट यूनिफॉर्म कर दिया ऐसा कह लो। तो इस स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड आ रहा है, आप इसको ऐसा कह सकते हो। अच्छा इस स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड से आ रहा है, मतलब पूरे टाइम स्पीड सेम रही, मतलब ये उसकी स्पीड रही, आप ऐसा मान सकते हो कि पूरे टाइम उसकी ये स्पीड रही है, ऐसा आप मान सकते हो। तो ये हो गया स्पीड। इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा डिस्टेंस नहीं निकल आ जाएगा क्या भाई, बिल्कुल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मैं जाने आने में मैं गया और आया एक कांस्टेंट स्पीड से गया आया हूं, ये हो गया एवरेज स्पीड।
और इसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा निकल के आ जाएगा कि मैंने कितना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इतना है, यहाँ से यहाँ तक आने का स्पीड ये है, तो मुझे डिस्टेंस नहीं निकल के आ जाएगा पूरा, और यही तो पूरी इंटायर जर्नी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले एवरेज स्पीड लिखूंगा, और यहाँ पे दो इक्वल डिस्टेंस है तो 2s1 अपॉन s1 प्लस s2 करूंगा। तो 2s1 क्या होगा भाई, 7 चौक 28, और ये यहाँ पे 28 3 31/4 इंटू s2 आपका 6 हो गया, अपॉन 31 प्लस 6 जो कि 6 चौक 24 होता है, 24 मतलब यहाँ पे 55 बटे ये s1 प्लस s2 हो गया। तो ये आपका एवरेज स्पीड हो गया, ये आपका एवरेज स्पीड हो चुका है। और इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम कितना है इतना, तो 22/3 टाइम हो गया। तो ये मेरा इंटायर जर्नी की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, और आपसे इंटायर जर्नी पूछा है। एक चीज और बता दूं आपको, पहले चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये आपका 2 बार गया, आपका 3 बार गया, आपका 4 से 4 गया, तो आपका ये 3 से 2 बार गया है, ठीक है। तो 4 3 से 2 बार गया ना, 3 से 2 बार गया, 4 4 4 3 12। कुछ तो गलत किया हूँ मैं, कुछ गलत कर दिया मैं, एक सेकंड दो, मुझे फिर से देखने दो। 4 इकन्ना 4 4 3 12, कुछ मैंने गलत किया है, वेट मुझे देखने दो यार। 2 और ये 5 है, सॉरी ये 5 है ना, एक से मैंने कुछ गलत कर दिया, एक से मैं फिर से कर दूँ क्या, एक से नहीं, मैंने पे 3 5 लिख नहीं पाया सही से मैं। हाँ, तो ये आपका 5 बार गया था, ये आपका 2 बार गया था, ठीक है। ये आपका 4 से 4 जा चुका है, ये आपका 3 से 2 जा चुका है, तो ये आपका 8 आ चुका है ना भाई। 8 और 8 त्रिक 24 और डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 49.6। तो आपका ये आ गया किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ आपसे और पूछा था, टोटल डिस्टेंस ना पूछते, आप पूछ लेता कि बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, होम होम कह लो, आपसे ये पूछ सकता था। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा इंटायर जर्नी की डिस्टेंस निकालो ना भाई, जाने की भी निकालो, आने की पूरी डिस्टेंस निकालो, तो आपका जो 49 ये पूरी डिस्टेंस है, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपसे पूछा गया है, जनरली आपसे ये पूछता है, जनरली आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछता है, लेकिन इन्होंने ट्रिक करने के लिए आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ लिया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। A tank is filled in 7 hours by 3 pipe A, B, C. The pipe C is thrice as fast as B, pipe B is 5। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि A जो है, A की एफिशिएंसी 1 है, तो B 5 टाइम्स फास्ट है, तो इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, और C 3 टाइम्स फास्ट है इससे B से, तो इसकी एफिशिएंसी 15 हो जाएगी। तो अगर ये तीनों मिल के 7 घंटे में फिल कर रहे हैं, तो तीनों मिल के कितनी एफिशिएंसी है, 15 5 20 1 21 एफिशिएंसी तीनों की मिलके, और ये 7 घंटे तक चल रहे हैं तो भर दे रहे हैं, तो ये पूरी कैपेसिटी हो गई टैंक की। आपसे पूछ रहा है कि सी कितना समय लेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 15 है, तो सी इतना समय लेगा, बट आपको पूरा नहीं फिल करना है, आपको 5th 7th पार्ट फिल करना है। तो ये तो आपने पूरा मान लिया था, नहीं पूरा था, तो इसका आपको 5/7 हिस्सा ही फिल करना है। तो आपका ये गया, ये आपका ये 3 गया, आपका ये 7, आंसर आ गया करेक्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। सिंप्लीफिकेशन है, आपको पता है कि भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपका सिंपल 4ab आ जाएगा भाई। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो चला जाएगा, और यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे -2ab, लेकिन -2ab यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस बन जा रहा है, तो मतलब कहीं 4ab हो गया, तो 4 तो आपका गया, और a b बाई a और b आपका 1 आ जाएगा ना, तो आपका सिंपल 4 आ चुका है ये, तो आपका करेक्ट आंसर हाफ आ चुका है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए बी सी और की औसत आयु 43 थी, मतलब द एवरेज एज ऑफ ए बी सी 8 ईयर्स एगो इतना था, और एवरेज एज ऑफ बी सी का 6 साल बाद इतना है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट बताना, तो आपको सिंपल इसको यूज करके ना आपको प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट एज में तीनों का एबीसी का सम बता दो। अच्छा एक बात बताओ, 8 साल पहले इनका एवरेज एज 43 था, तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि तीनों का एज, मैंने एवरेज का मतलब क्या था, एवरेज का मतलब सिंपल होता है कि आप सबको बराबर बराबर बांट दो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि 8 साल पहले ना तीनों के पास 43 था। अच्छा 8 साल बाद तीनों की एज में 8 ऐड हो जाएगा, तो अब सबके पास आप ऐसा कह सकते हो ना कि प्रेजेंट एवरेज एज जो है वो 51 है या 51 है। तो अगर मैं अभी जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो 51 है, तो अगर 51 है तो तीनों का सम क्या होगा, ए बी सी की जो एवरेज एज है वो 51 है, तो तीनों का जो सम होगा ए बी सी का, तीनों का सम वो हो जाएगा 51 × 3 मतलब 151 × 3 मतलब 153। ये तीनों का सम हो गया प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा बी और सी का 6 साल बाद 53 है, तो 6 साल बाद है ना,
तो अभी कितना होगा, अभी इनका जो एवरेज एज होगा 47 होगा, और यहाँ पे दो लोग हैं तो बी सी का जो एवरेज एज 47 है, तो जो सम होगा बी और सी का जो सम होगा वो 47 इंटू टू मतलब 94 होगा। अच्छा इन दोनों में से घटा दूँ तो ए की वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 और यहाँ पे 4 59 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, तो 59 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सर्टेन सम इज इन 2 years at a rate of 25% per annum is ₹1000. What would be the compound interest accrued on the same principal at the rate of 20% per annum in 2 years? अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, बहुत ही आसान है, मैं इसको ना बिना पेन उठाए कर सकता हूँ। कैसे, 2 साल 25%, कहीं ना कहीं 50% लगा होगा, तो 50% की वैल्यू 1000 है, तो मतलब 100%, प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा प्रिंसिपल है जो सम है वो 2000 होगा। भाई 50% इंटरेस्ट की वैल्यू 1000 है, तो कहीं ना कहीं 100% जो सम होगा वो 2000 होगा, 100% की वैल्यू 2000 होगी। What would be the compound interest accrued on the same principal at the rate of 20% per annum for 2 year? पहली बात तो 20% है 2 साल के लिए, तो 20 सक्सेसिव आप लगा सकते हो, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, मतलब कहीं ना कहीं 44% की वैल्यू बतानी है, तो आप 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 8 तो आएगा ना, तो 8 आपका एक ही में है, तो आपका आंसर आ गया। मतलब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ अ 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 45, देखो 45 अगर आपको डिविजिबिलिटी निकालनी है किसी भी नंबर की, तो आप इसको को प्राइम पेयर्स में तोड़ो। को प्राइम पेयर्स मतलब ऐसे पेयर्स में, जैसे यहाँ पे मैंने 9 इंटू 5 में तोड़ लिया, तो आपको इन दोनों का एचसीएफ जो वन, मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना वो वन ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको ऐसे भी तो तोड़ सकता था 15 इंटू 3 में, तो लेकिन आपको दिख रहा है भाई इन तीनों में तीन भी कॉमन आता है, मतलब तीन तीन वन के अलावा तीन भी इसका फैक्टर है, तो आपको ऐसा लेना है जिसका सिर्फ वन हो, तो आपका 9 इंटू 5 में लेना है। तो आपको सबसे पहले इस नंबर को तोड़ना है को प्राइम पेयर्स में। अब सिंपल क्या देखना है कि ये आपका जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। अच्छा एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो आप वाई की वैल्यू जीरो मान सकते हो, शुरू में आप जीरो मान लो, शुरू में आप जीरो मान लो, मान सकते हो, आप जीरो भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो। यहाँ पे ग्रेटर देन, तो आपकी समझ वाई की वैल्यू छोटी है, तो हो सकता है 5 मानने पे एक्स की वैल्यू छोटी आ जाए, ऐसा हो सकता है, तभी तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई का है। तो आप वाई की वैल्यू जीरो मानोगे, तब तो आपको पता है ना 100% जीरो कि एक्स वैल्यू तो फिर ज़्यादा ही आएगी। अगर जीरो ना आए, जीरो भी आएगी तो 9 भी ले सकते हैं, ये बात समझो आप। ठीक है, तो वाई 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 की वैल्यू जीरो हो गई। अब देखो आप, अगर आप देखोगे तो 9 9 जा रहा है आपका, 6 3 जा रहा है, बचा क्या 7 5 12, देखो 6 3 9 है और यहाँ पे 9 9 है, ठीक है। तो हाँ 7 5 12 और 12 8 20 20, मतलब कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू 7 होगी, 27 भाई 27 से तो 9 से जाता है, तो एक्स की वैल्यू 7 आ चुकी है, वाई की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो आपका 7 3 21 होता है, 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा एक चीज़ और बता दो मुझे, चलो ठीक है ये तो हो गया, एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसे डिविजिबिलिटी से आता है कि 7, पहली बात तो आपको पता है 7 इंटू 11 इंटू 13 जो होता है ना, वो आपका 1001 होता है, 1001 होता है। अच्छा अब एक बात बता दो, अगर कोई नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस है वो 13 से भी होगा, वो 11 से भी होगा, 7 से भी होगा। अगर कोई नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका 13 से भी होगा, 11 से भी होगा, 7 से भी होगा। अच्छा अगर मैं 1001 को, अगर मैं किसी नंबर से लाइक 785 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपका क्या आएगा, आपका 785 ही तो आएगा। अगर मैं 1001 को मैं एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स वाई जेड से, तो आपका एक्स वाई जेड ही तो आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कोई भी अगर नंबर आपका इस फॉर्म में दिखता है ना, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, या ए बी सी के फॉर्म में दिखता है, तो ये आपका क्या है, ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, और 1001 से होगा। अच्छा ए बी सी आपको इस ऐसे भी दे सकता है 53053। अब आपको दिख रहा होगा सर ये एबीसी के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन है ये 053, ये आपका 053 ऐसे दिख रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये भी आपका 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, और 1001 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपको, ये भी आपको पहचान पता होनी चाहिए इसकी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, थीटा 60 डिग्री है, तो मेरे ख्याल से आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो। √3/2 प्लस 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई √3/2 -1 प्लस हाफ। तो आप देखोगे ये आपका क्या आ गया, 2 एक अन्ना 2 माइनस, मतलब √3 प्लस 1 हो गया है, और आपका नीचे √3 -1 हो चुका है। तो नीचे तो आपका 2 आ चुका है, यहाँ पे तो आपका 2 आ चुका है, और ऊपर 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 आ चुका है, जो कि आपका 2 प्लस √3 आ चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना रखते हैं।
और हाँ, एक चीज़ और, मेरा इंटेंस मैथ रिवीजन का एक बैच भी है जिसका डेमो वीडियो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसका जो ऑफर है शिवरात्रि तक वो आपको 399 में मिल रहा है शिवरात्रि तक। ठीक है, उसके बाद वो 499 हो जाएगा, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रखते हैं।